Unit number 7 Physiology and Injuries in Sports. बिफोर लास्ट ईयर के सिलेबस के दो चैप्टर्स को मर्ज करके यहाँ पर फिर एक चैप्टर को फॉर्म किया गया था, that is Physiology and the Injuries in Sports. Some topics has been removed in this chapter. Now, in the present revised curriculum, only the 5 topics are given. First topic, physiological factors determining components of physical fitness. Physiology. What is physiology? Physiology is the study of the functions of the organs. जितने भी organs हैं उनकी functioning की study की term को हम बोलते हैं physiology. Now, the first topic is given. Physiological factors determine the components of physical fitness. समझिएगा, चूंकि क्वेश्चन जब पूछा गया था इससे रिलेटेड एक सिंपल सा क्वेश्चन पुटअप होता है जहां पर बच्चों ने थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट की और उसके आंसर जो है बिल्कुल डिफरेंट प्रकार से यूज किए हुए हैं. फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, ऐसे हमारी बॉडी में कौन से फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस. फिटनेस के कंपोनेंट को हम चैप्टर नंबर 10 में स्टडी करते हैं. कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस क्या होते हैं? स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, पावर, ऑल दे आर द कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस. इन सब फिटनेस के कंपोनेंट्स से कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं, डिटरमाइनिंग कंपोनेंट जिन पर ये डिपेंड करती है. फर्स्ट फैक्टर्स इज गिवन फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स. Physiological factors determine the strength. Physiological factors determine the strength. Strength को हमारी बॉडी में कौन डिटरमाइन करता है? तो the first factor which will determine the strength of the body, that is body weight. Body weight अगर कम ज्यादा है by the way 50 kg या 100 kg body weight, तो body weight जितना होगा उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ हमारी बॉडी में अवेलेबल होगी. So body weight decide the strength of the body. मसल्स कंपोजिशन, सेकंड कंपोनेंट ऑफ फैक्टर जो होता है मसल्स कंपोजिशंस. मसल्स कंपोजिशंस अगर हार्ड एंड द स्ट्रांग बिल्डअप है बॉडी में, इट डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी. सो सॉफ्ट एंड द लूज मसल्स में जो स्ट्रेंथ उस लेवल पर नहीं होती है, सो इट डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी. मसल्स कंपोजिशन, साइज ऑफ द मसल्स, मसल्स साइज एंड द लेंथ ऑफ द मसल्स. साइज और लेंथ क्या है, स्मॉल या बिगर? अगर स्मॉल है, बिगर है बाय द वे, तो बिगर मसल्स में ही स्ट्रेंथ ज्यादा होगी. सो दिस इज द थर्ड कंपोनेंट. इंटेंसिटी ऑफ द नर्व इंपल्सेस. फ्रिक्वेंटली नर्व इंपल्सेस जो है उनकी मोबिलिटी बढ़िया है और फ्रिक्वेंटली मूवमेंट हो रहा है बॉडी में, तो इट डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी. ऑल द अदर कंपोनेंट, ये सब कुछ हमें याद रखने हैं. इनके पर क्वेश्चंस बनता है. किसी भी एक सिंगल कंपोनेंट पे 5 मार्क्स या 3 मार्क्स में क्वेश्चंस हमें एग्जाम में मिल सकता है. एंड वी कैन एक्सप्लेन इन अ वेरी इजी लैंग्वेज. डिस्क्रिप्शंस में हम अपनी लैंग्वेज में इन सब पॉइंटों को एक्सप्लेन कर सकते हैं. पॉइंट ध्यान रखिए, एग्जाम में अपना आंसर बनाइए. दे आर द डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स ऑफ द स्ट्रेंथ. इसी प्रकार से दिया स्पीड. स्पीड हमारी बॉडी में ऐसे कौन कौन से फैक्टर से डिटरमाइन करते हैं? मोबिलिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, मसल्स कंपोजिशंस, फ्लेक्सिबिलिटी इन द बायोकेमिकल रिजर्व्स एंड द मेटाबॉलिक पावर्स. अगर ये पांचों कंपोनेंट्स हमारी बॉडी में, तो इट डिटरमाइन द स्ट्रेंथ. मोबिलिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम अगर फ्रिक्वेंटली मूवेबल है, बहुत अच्छे से सेंसरी नर्व्स एंड द मोटर एक्शंस अगर परफेक्टली हो रहा है, तो इट डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द बॉडी. एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, अगर बॉडी में एक्सप्लोर करने की स्ट्रेंथ है बाय द वे, एक्सप्लोसिव पावर्स अगर बॉडी में सफिशिएंट है, तो इट डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द बॉडी. व्हेयरएज मसल्स कंपोजिशन हार्ड एंड स्ट्रांग होगी तो वो भी हमारी स्पीड को डिटरमाइन करती है. फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी रेंज ऑफ द जॉइंट्स ऑफ द ऑर्गन्स, अगर रेंज परफेक्टली ओपन है तो इट डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द बॉडी. एंड द बायोकेमिकल रिजर्व एंड द मेटाबॉलिक पावर, वो सफिशिएंटली है. मेटाबॉलिक पावर्स, अगर मसल्स में पावर्स है बाय द वे मेटाबॉलिक पावर्स, तो नेचुरली इट डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द बॉडी. 5 factors of the components are given. Whereas endurance, stamina, it means stamina, or which components determine the stamina of the body. Aerobic capacity, कुछ टर्म स्पेशली ध्यान रखिएगा जिन पर 1 मार्क्स में एडिशनल क्वेश्चन बन सकता है. इन टर्म को एडिशनली आपको प्रिपेयर भी करना है, क्योंकि 1 मार्क्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी एग्जाम में है. ये ध्यान रखिएगा. कुछ स्पेसिफिक टर्म्स को मैं आपको नोट करवा देता हूँ. Aerobic capacity. What is aerobic capacity? Aerobic, the presence of oxygens in between the exercises. Our body demand oxygens during the exercises. If it is fulfilled, this is called the aerobic capacity of the person. Whereas the anaerobic, just opposite. In between the exercises, our body demand oxygens during the exercise. If it is not fulfilled, this is called the anaerobic. Aerobic के example क्या होंगे? Jogging, slow walking, whatever. So they are the example. जहाँ हमारी body की requirement है वो sufficiently exercise की durations में fulfill होती है. This is called the aerobic. Whereas the anaerobic 100 meter. आपने देखा होगा breathing out of control होती है. It means हमारी body की जो requirement है या demand है oxygen की वो fulfill
नहीं हो पाती। दिस इज कॉल्ड द एनारोबिक प्रोसेस। 4 फैक्टर्स जो डिपेंड्स करते हैं एरोबिक कैपेसिटी में। ऑक्सीजन इनटेक, इनटेक क्या होता है, जो ऑक्सीजन हम एनवायरमेंट से कंज्यूम करते हैं, दिस इज कॉल्ड द इनटेक। इनहेल जो हम कर रहे हैं ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड द ऑक्सीजन इनटेक। अपटेक क्या होती है, इंटरनल रेस्पिरेशंस, हर टिश्यूज तक जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है बॉडी में, दिस इज कॉल्ड द ऑक्सीजन अपटेक। इन पर क्वेश्चंस, ये 2 टर्म स्पेशली ध्यान रखिएगा, इन पर 1 मार्क्स में क्वेश्चंस आपको एग्जाम में डिस्क्रिप्शंस के मिल सकता है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन एंड द एनर्जी अगर आपकी बॉडी में है तो ऑल दे डिटरमाइन द एरोबिक कैपेसिटी ऑफ द पर्सन। ये एरोबिक कैपेसिटी आपकी बॉडी में डिफाइन करते हैं। सो एरोबिक कैपेसिटी इज द फर्स्ट पॉइंट हियर जहां पर क्वेश्चंस बन सकता है। इसकी 2 टर्म और भी है जहां पर 1 मार्क्स में क्वेश्चंस के लिए एडिशनल ये टर्म हमें प्रिपेयर करनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। Whereas lactic acid tolerance, अगर lactic acid tolerance से if your bodies are having the capacity to tolerate the lactic acid fatigue जिसे हम बोलते हैं, fatigue होने का मेन कारण lactic acid का बनना बॉडी में होता है, और lactic acid tolerance कैपेसिटी अगर आपकी बॉडी में है तो ये आपकी डिटरमाइन करता है इंड्योरेंस को। स्टेमिना आपको डिटरमाइन भी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड ही करता है। सो अगर बॉडी में टॉलरेट करने की क्षमता है बाय द वे, तो लैक्टिक एसिड ही डिसाइड करता है। सो दिस इज कॉल्ड द लैक्टिक एसिड टॉलरेंस। मूवमेंट इकोनॉमी, अगर मूवमेंट हम जो भी मूवमेंट हम करते हैं वो इकोनॉमिकल एफर्ट्स को यूज किए हुए, तो ये भी आपके स्टेमिना को डिटरमाइन करता है। मसल्स कंपोजिशन, स्ट्रेंथ हो, स्पीड हो, या फिर यहाँ एंड्योरेंस हो, तीनों ही जगह आया हुआ है। इट मींस इट डिटरमाइन द endurance of the body। So ये 3 टर्म यहाँ पर निकल के आती है जहां से हमें टेक्निकल टर्म पर कुछ क्वेश्चंस अलग से 1 मार्क्स में देखने को मिल सकता है एग्जाम में। सो इनको अलग से प्रिपेयर कीजिएगा ताकि हम एग्जाम में इनके डिस्कशंस या फिर ऑब्जेक्टिव में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम फुलफिल कर सकें। Whereas number 4th component फ्लेक्सिबिलिटी कौन से कंपोनेंट से जो डिटरमाइन करते हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं जो है। मसल्स स्ट्रेंथ हुआ, स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ द मसल्स, जॉइंट स्ट्रक्चर, इंटरनल एनवायरनमेंट, एज इन द जॉइंट एंड द प्रीवियस इंजरीज, दे आर द 6 कंपोनेंट व्हिच विल डिसाइड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बॉडी। ये सब कुछ हमारे या सिंपल से कंटेंट से, एक रीडिंग सेक्शन से भी इनके डिस्क्रिप्शंस को हम एग्जाम में बड़े अच्छे से लिख पाएंगे। किसी भी एक कंपोनेंट पर 5 मार्क्स में या 3 मार्क्स में क्वेश्चंस मिल सकता है। बट एक बार क्वेश्चंस जो है बड़ा सिंपल वे में एग्जाम में पूछा हुआ है, जहां पर बच्चों ने गलती की है वो गलती हम नहीं करें, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा था, विच फैक्टर्स अफेक्ट द फिजियोलॉजिकल फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल्स। देखिए क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, मैंने पहले भी कहा है क्वेश्चंस विल डिमांड एन आंसर यू विल सप्लाई। विच आंसर यू विल सप्लाई, दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट इन द एग्जामिनेशंस। देखिए क्वेश्चंस ने क्या पूछा, विच फैक्टर्स अफेक्ट द फिजियोलॉजिकल फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल। फिटनेस पर जब क्वेश्चन आए तो ध्यान रखिएगा, फिटनेस को मल्टीपल ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं। फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, इमोशनल फिटनेस, फिजियोलॉजिकल फिटनेस, एनाटॉमिकल फिटनेस, साइकोलॉजिकल फिटनेस। फिटनेस की मल्टीपल ब्रांचेस हैं। इन सब में अगर हम देखें तो पूछा क्या है, विच फैक्टर्स अफेक्ट द फिजियोलॉजिकल फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल। ऐसे कौन कौन सा फैक्टर्स हैं जो अंदर के सिस्टम की फिटनेस पर इफेक्ट डालते हैं। तो देखिए क्या होता है, स्पोर्ट्स, फूड न्यूट्रिशन फैक्टर हुआ, जेनेटिक एंड हेरिडिटी फैक्टर हुआ, इंजरीज हुआ, या फिर ओबेसिटी लेवल हुआ। सो ये सब कुछ फैक्टर्स जो बड़ी इजी वेज में कंटेंट्स में को यूज करते हुए एग्जाम में आंसर करना था, पर चूंकि ये टॉपिक पूरी बुक में कहीं पर भी एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है टॉपिक वाइज, और एक जनरल टॉपिक पर क्वेश्चन था जिसको हम आउट ऑफ सिलेबस भी नहीं बोल सकते क्योंकि टर्म कहीं ना कहीं यूज की गई है इस बुक में। यहाँ पे इसका आंसर सिंपल सा था, लेकिन मैक्सिमम कुछ बच्चों ने क्या किया, डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स को, सभी डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स को लिखा 5 मार्क्स के एक मेजर क्वेश्चन के आंसर में। देखिए डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स अलग होते हैं और फैक्टर्स अफेक्टिंग अलग होते हैं। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग में तो सिर्फ कौन कौन सा फैक्टर्स जो इम्पैक्ट या इफेक्ट डालते हैं वो हमें यूज करना है। सो ये ध्यान रखिएगा, बी अलर्ट, क्वेश्चंस विल डिमांड एन आंसर यू विल सप्लाई एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द एग्जामिनेशन। सो क्वेश्चंस को बारीकी से पढ़ना, आंसर फ्रेम्ड आउट कीजिए माइंड में कि इसका आंसर क्या हो रहा है, वो क्या पूछा हुआ है। कभी कभी क्वेश्चन बहुत सिंपल लगता है, लेकिन बारीकी से देखने पर मालूम पड़ता है कि उसमें वास्तव में पूछा क्या है। सो हमें हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसका आंसर जो है वो डिजाइन करना है। दिस इज द फर्स्ट नंबर टॉपिक। Second number topic, effect of the exercise in the cardiorespiratory system. Cardiovascular before last year था, पर cardiorespiratory system, हार्ट और लंग्स पर क्या इम्पैक्ट होंगे ये ही। अगर एग्जाम में 5 मार्क्स में कार्डियोरेस्पिरेटरी पूछा हुआ है तो आप इसको 2 पार्ट से, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज कार्डियक और रेस्पिरेशन 2 प्रकार से फ्लो चार्ट में आप डिवाइड करते हुए
आप अपना आंसर बना सकते हैं। यहाँ पर कुछ टेक्निकल टर्म है जो एडिशनल हमें 1 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करनी है, एंड उन पर क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव में मिल सकते हैं। सो वी विल मार्क इट नाउ। देखिए कार्डियक आउटपुट, कार्डियक हार्ट पर क्या इंपैक्ट होगा, हार्ट का साइज एंड शेप बढ़ेगा, हार्ट का जो भी होगा साइज एंड शेप वो एक्सपेंड होगा, सो हार्ट साइज एंड शेप। प्रेशर्स विल इंप्रूव, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बोथ द प्रेशर्स विल इंप्रूव, ब्लड कैरिंग कैपेसिटी आपकी इंप्रूव होती है, ये सब कुछ इंप्रूव है, लेकिन स्ट्रोक वॉल्यूम एंड द कार्डियक आउटपुट बोथ द वॉल्यूम विल इंप्रूव। ब्लड के वॉल्यूम से स्ट्रोक वॉल्यूम द कार्डियक आउटपुट वो इंप्रूव होंगे। और ये दोनों ही टेक्निकल टर्म्स हैं जिन पर एडिशनल क्वेश्चंस मिलेगा। स्ट्रोक वॉल्यूम द कार्डियक आउटपुट समझने के लिए बहुत सिंपल से हैं, किस प्रकार से किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स में 1 मिनट में 1 मिनट में क्या होता है 72 पल्स होती है। 72 पल्स में ऑलमोस्ट 5000 ml ब्लड सर्कुलेट बाय द हार्ट। कितना? ऑलमोस्ट ये 5000 ml ब्लड सर्कुलेट बाय द हार्ट इन अ 1 मिनट, इट मींस 72 बीट्स में। This is called the cardiac output. सिंपल से लैंग्वेज में आप इस सब्जेक्ट में एक्सप्लेन कर रहे हैं किस प्रकार से द ब्लड विच इज पम्प बाय द हार्ट इन अ 1 मिनट, दिस इज कॉल्ड द कार्डियक आउटपुट ऑफ द हार्ट। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, एक बीट में कितना वॉल्यूम, ऑलमोस्ट 70 ml ब्लड, ऑलमोस्ट 70 ml ब्लड जो अप्रोक्सीमेट है ये। This is circulated by the heart in a 1 stroke. So this is called the stroke volume. Stroke volume क्या बनेगी language? Stroke volume, the blood which is pumped by the heart in a 1 stroke by the left ventricle. This is called the stroke volume of the heart. इन दोनों ही टर्म पर एग्जाम में क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटीज है, ये ध्यान रखिएगा। सो 3 टर्म्स प्रीवियस उसमें देखी थी, एरोबिक, ऑक्सीजन इनटेक अपटेक एंड द स्ट्रोक वॉल्यूम द कार्डियक आउटपुट, ये टर्म है। एक और इम्पैक्ट होता है वो है डिक्रीज रेस्टिंग। चूंकि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दो प्रकार के हार्ट पर इम्पैक्ट होते हैं, और लॉन्ग टर्म में डिक्रीज रेस्टिंग हार्ट रेट। डिक्रीज किस प्रकार से, क्योंकि ड्यूरिंग द रेस्ट आवर बॉडी रिक्वायर द हार्ट बीट्स, और नॉर्मल 72 जो बीट्स होती है वो रेस्टिंग के दौरान हमेशा कम हो जाती है, ऑलमोस्ट 60s के लगभग हो जाती है। और क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम इन द कार्डियक आउटपुट, लंग्स का हार्ट का साइज जब एक्सपेंड होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम द कार्डियक आउटपुट जब बढ़ जाता है, उस कंडीशन में हार्ट की जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट रिकवरी है वो फास्टर जाती है, और रेस्टिंग के दौरान चूंकि हार्ट को ऑलरेडी कम काम करना पड़ता है तो यहाँ पर और कम हार्म हो जाएगा। इट मीन्स हार्ट जो वो एफिशिएंट बन चुका है वो, और कम से कम हार्ट बीट में आउटपुट में भी वो बॉडी की रिकवरी कर पा रहा है, क्योंकि मोर ब्लड विच इज पम्प्ड बाय द हार्ट इन अ स्ट्रोक वॉल्यूम और इन द कार्डियक आउटपुट। सो इस कंडीशन में यहाँ पर आपके डिक्रीज द रेस्टिंग हार्ट बीट, ये एक पॉजिटिव सिम्टम्स क्रिएट होगा लॉन्ग टर्म में जाके। सो दीज आर द कंटेंट्स, 5 to 6 कंटेंट्स आर इनफ फॉर द 5 मार्क्स इन द कार्डियक आउटपुट। वेरएज चूंकि क्वेश्चन जब बनेगा कार्डियक आउटपुट पर, ये कार्डियो रेस्पिरेटरी पर, तो 2.5 मार्क्स के टर्म पर ही ये क्वेश्चन बनेगा। तो हार्ट के इम्पैक्ट में इतने सारे पॉइंट सफिशिएंट है। वेयर द रेस्पिरेशन, क्या इम्पैक्ट होंगे रेस्पिरेशन पर, लंग्स पर, लंग्स का साइज एंड शेप बढ़ेगा। अनयूज ऑल्वेलीज बिकम एक्टिव, जो ऑल्वेलीज लंग्स में होती हैं जो ऑक्सीजन गेन करती हैं, जो अनयूज्ड है, क्योंकि लंग्स का जब साइज एक्सपेंड होगा तो अनयूज ऑल्वेलीज जो है वो भी यूज होना स्टार्ट होंगी। अनयूज ऑल्वेलीज बिकम एक्टिव, ये इम्पैक्ट है। 3 एयर यहाँ पर दी हुई है, वो है टाइडल, वाइटल और द रेसिडल एयर कैपेसिटी विल इंप्रूव। टाइडल, वाइटल और रेसिडल, ये तीनों ही टर्म भी टेक्निकल टर्म है जिन पर क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी एग्जाम में एमसीक्यू में है। और एमसीक्यू में चाहे इनके डेफिनेशन पर आपको पूछे जाए कि दिस इज द वॉल्यूम, तो ये तीनों भी हमें याद करनी है। स्ट्रोक टाइडल क्या होती है, नॉर्मल रेस्पिरेशन इज कॉल्ड द tidal air capacity. It is the amount of air which we are required during the normal respiration. Inhale, exhale जो हम normal respiration में करते हैं, this amount is known as the tidal air capacity. क्योंकि lungs का साइज जब एक्सपेंड होगा तो ये भी इंप्रूव होगी। नंबर 2 जो है वो है रेसिडल एयर। वो क्या होती है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच आर लेफ्ट इनसाइड द लंग्स आफ्टर द एक्सेल। इट मींस जो सांस छोड़ने के बाद, नॉर्मल ब्रीथिंग जब हम एक्सेल करते हैं उसके बाद जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आपके लंग्स में बचता है, दिस अमाउंट इज नोन एज ए रेसिडुअल एयर। क्योंकि लंग्स का साइज एक्सपेंड हो चुका है, सो ये वॉल्यूम भी आपके लंग्स में जो है वो एक्सपेंड होगा। सो
Residual air, the amount of oxygen which are left inside the lungs, this is called the residual air capacity. Whereas the vital air capacity वो क्या होती है, forceful inhaling and the forceful exhaling, this is called the vital air capacity. क्योंकि lungs का साइज जब expand हो रहा है तो ये भी improve होगी almost. So this is there are the three terms. एक और term है जो technical term है, वो है avoid the second wind conditions. रेस्पिरेशन में ये इम्पैक्ट होगा कि वो ही कैन अवॉइड सेकंड विंड कंडीशन. सेकंड विंड क्या होती है, सेकंड मतलब दूसरी इन द विंड मतलब एयर, एक्स्ट्रा सेकंड एयर वी आर रिक्वायर्ड व्हेन वी आर, कैन यू इमेजिन दैट 100 मीटर रेस. आप देखिए एट द एंड ऑफ द 100 मीटर व्हाट यू विल फील, ब्रीथिंग आउट ऑफ कंट्रोल. दिस फेज इज नोन एज सेकंड विंड फेज ऑफ द बॉडी. Untrained persons can feel the second wind conditions in a very early stage, whereas the trained persons can avoid the second wind phase in the body. किस प्रकार से एक अनट्रेन्ड पर्सन जब 100 मीटर रेस करता है तो उसकी बॉडी में वो सेकंड विंड फेज है वो बहुत अर्ली स्टेज में ही आ जाएगा. whereas the trained person जो रात दिन प्रैक्टिस करता है he can avoid the second wind conditions in the body now. So we can explain these terms in the exams like that way. So 4 terms यहाँ respiration से निकलती है, tidal, vital, रेसिडल एंड द सेकंड विंड कंडीशंस. ये 4 टर्म यहाँ पर है. whereas the 3 टर्म्स हमारे पीछे कार्डियक आउटपुट पर है. सो हार्ट सिस्टम से वो थी स्ट्रोक वॉल्यूम एंड द कार्डियक आउटपुट, एंड द 3 टर्म्स जो है वो वहां से है. एरोबिक कैपेसिटी, ऑक्सीजन इनटेक एंड द अपटेक. ये टर्म हमें स्पेशली 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए एडिशनल प्रिपेयर करनी है. इनके वॉल्यूम्स भी ध्यान रखना है जो कि एग्जाम में क्वेश्चन किसी प्रकार से बन सकता है. अदरवाइज द कंटेंट्स आर वेरी सिंपल और कंबाइंड में ये सब कंटेंट्स लिखे हुए हैं. 13 कंटेंट्स आर गिवन. हेल्प्स इन डिक्रीजिंग ब्लड प्रेशर, फास्टर हीलिंग, इंप्रूवमेंट इन केमिकल कंपोजिशंस, फास्टर रिमूवल ऑफ वेस्टेज, कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस, formations of more capillaries, less chances of heart diseases, tidal, residual and the vital air volume increases, strong heart muscles, safety from diseases, help to decrease cholesterol level, resistant power increases, quicker recovery rate. ये कंटेंट्स आर वेरी सिंपल और एक रीडिंग से भी हम बड़े आराम से इनके डिस्क्रिप्शंस अपने मन से बना सकते हैं एग्जाम में. एक बात का और विशेष ध्यान रखिएगा, जब कभी भी सिस्टम, चूंकि 3 सिस्टम हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, कार्डियो, रेस्पिरेटरी एंड द मस्कुलर, ये दोनों को कंबाइन किया हुआ है. आप चाहें तो फ्लो चार्ट के थ्रू हार्ट एंड द लंग्स, इट मींस रेस्पिरेशन के इम्पैक्ट को अलग अलग प्रेजेंट कर सकते हैं और कंटेंट्स को बड़ा अच्छे से प्रेजेंटेशन में यूज करते हुए एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकते हैं. पर ध्यान रखिएगा 3 मार्क्स में जब क्वेश्चन पुट अप हुआ, एक्सप्लेन द 3 पॉइंट, एक्सप्लेन द 3 पॉइंट ऑन द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द मस्कुलर सिस्टम या कार्डियो सिस्टम, तो उस कंडीशन में हमें 3 जनरल पॉइंटों को एक्सप्लेन नहीं करना है कि तीनों पॉइंट जो है वो स्पेसिफिक पॉइंट होने चाहिए ताकि हम एग्जामिनर्स को इम्प्रेस कर सकें. स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, टाइडल, वाइटल, रेसिडल, ये सब जो है वो स्पेसिफिक पॉइंट हैं जो एक अच्छा इम्पैक्ट देते हैं एग्जाम में. वेरेज जनरल पॉइंट तो ये स्ट्रॉन्ग हार्ट मसल्स हुआ, सेफ्टी फ्रॉम डिजीजेस हुआ, ये सब कुछ इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव हैं. ये स्पेशली ध्यान रखिएगा कि जब 3 पॉइंट ही एक्सप्लेन करने हैं बाय द वे, तो तीनों पॉइंट आप कोशिश ये कीजिएगा कि आप स्पेसिफिक पॉइंटों को यूज करते हुए एक्सप्लेन करें, तो उसका एक इम्पैक्ट और पॉजिटिवनेस जो जनरली जनरेट होती है एग्जामिनर के मन में कि बच्चा का लेवल है वो बड़े अच्छे से लेवलिंग आंसरिंग कर रहा है, तो वो इंप्रेशन जो है वो काउंट होगा और हमें एग्जाम में मार्क्स दिलवाने में हेल्प करता है. So this is the second number topic. Number 3, effect of the exercise in the muscular system. मसल्स के सिस्टम में भी क्या इम्पैक्ट होंगे, यहाँ पर भी एक टर्म जो है वो कुछ बुक्स में लिखा है, कुछ में नहीं लिखा हुआ है. सो आई विल एक्सप्लेन दिस टर्म, वो भी ध्यान रखिएगा. साइज एंड शेप ऑफ द मसल्स विल इंप्रूव. मसल्स का साइज एंड शेप इंप्रूव होगा. कंट्रोल एक्स्ट्रा फेट को कंट्रोल करेगा. फॉर्मेशन ऑफ मोर कैपिलरीज, नई कैपिलरीज बनना स्टार्ट होंगे. क्योंकि मसल्स का साइज और शेप बढ़ेगा तो मोर कैपिलरीज विल फॉर्म नाउ, नई कैपिलरीज बनना स्टार्ट होंगी. डिलेइंग फटीग को डिलेइंग करेगा, क्योंकि फटीग लैक्टिक एसिड को टॉलरेट करने में ये हमारी हेल्प करता है. सो दिस इज द इम्पैक्ट. नाउ मसल्स रिमेन इन टोन पोजिशन, हमेशा टोन, इट मीन एक्टिव पोजिशन में आपकी मसल्स रहेंगी. टोन मसल्स रिमेन इन टोन पोजिशन, अलर्ट और एक्टिव पोजिशन बनेंगी. ये इम्पैक्ट है मस्कुलर सिस्टम पे. इंक्रीज फूड स्टोरेज कैपेसिटी, चूंकि मसल्स का साइज एंड शेप बढ़ेगा और मसल्स के नीचे ही हमेशा फूड स्टोरेज होता है. सो फूड स्टोरेज कैपेसिटी को ये इंप्रूव कर देगा. चेंजेस इन द कनेक्टिव टिश्यूज, इंक्रीज इन हाइपरट्रॉफी मसल्स, ये एक टर्म है जहां पर एडिशनल क्वेश्चंस बन सकता है 1 मार्क्स में. हाइपरट्रॉफी इट मींस एनलार्जमेंट ऑफ द मसल्स. दिस टर्म तो चूंकि पूछा हुआ भी 1 मार्क्स में, एक्सप्लेन द टर्म हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल्स. एनलार्जमेंट ऑफ द मसल्स, दैट इज कॉल्ड द, व्हेन यू विल टेक पार्ट इन द गेम्स इन द स्पोर्ट्स, मसल्स विल एनलार्ज. सो दिस टर्म इज नोन एज द
hypertrophy of the muscles, ये ध्यान रखिएगा. Efficiency in the movement of muscles, body postures remain correct positions. आपका body का postures में correct position में रहेगा, so body postures remain in correct positions. Aerobic and the anaerobic endurance increases. क्योंकि muscles की size and the shape बढ़ेगा, stamina बढ़ेगा, composition जब strong होगा तो ये सभी जगह पर, चूंकि ये point previous में हम देख चुके हैं कि strength, speed, flexibility, power, everywhere the contents are, so ये improve होगा, ये endurance को improve करने में आपकी help करेगा. नॉन फंक्शनिंग फाइबर बिकम एक्टिव. जो नॉन फंक्शनिंग फाइबर्स, जो फाइबर्स काम नहीं आते, जो यूज नहीं हो रहे हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स एंड गेम्स में एक्टिविटी इन्वॉल्वमेंट जब ग्राउंड पे होगा तो ये नॉन फंक्शनिंग फाइबर्स बिकम एक्टिव. ये सब कुछ आपका अलर्टनेस को इंप्रूव करता है. सो दीज आर द कंटेंट्स. ये सिंपल से कंटेंट्स को यूज किया. पॉइंट फॉर्म को ध्यान रखिएगा. इनके एक्सप्लेनेशंस में अपने वर्ड्स, अपने एक्सपीरियंसेस या रीडिंग सेक्शन को मिक्स करते हुए अपना आंसर बनाइएगा. बट बी अलर्ट द टर्म्स विच आई हैव एक्सप्लेन, मतलब जो मैंने आपको नोट करवाई है वो ध्यान रखिएगा. वो 7 to 8 टर्म्स जो हमें याद करनी है स्पेशली, वो पूरे इन प्रीवियस टॉपिक्स में बड़े सिंपल से में ध्यान रखिएगा. एरोबिक कैपेसिटी, ऑक्सीजन इनटेक, ऑक्सीजन अपटेक, whereas stroke volume, cardiac output, tidal, vital, residual air, second wind conditions, hypertrophy of the muscles. It means ये 10 टर्म्स हो जाती हैं जो हमें एडिशनली 1 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करनी है. इनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी होगी. दिस इज द 3rd नंबर टॉपिक. 4th नंबर टॉपिक अब आती है यहाँ पर एक इंजरी सेक्शन से. इंजरी सेक्शन से ये एक चैप्टर, ये टॉपिक है जो थोड़ा हमें अलग से हटके समझना भी है और प्रिपेयर भी करना है. क्लासरूम के एफर्ट्स जो हम करते हैं वो बड़े इजी हैं, और अगर आप इस एफर्ट्स में एक रीडिंग सेक्शन जो बुक में दिया हुआ है उसको आप मिक्स कर लें तो आपका आंसर बन जाएगा. अदरवाइज बुकिश लैंग्वेज में ये कंटेंट्स, ये टॉपिक जो है वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है. एंड टाइम इज रिक्वायर्ड, और टाइम मैं समझता हूँ कि आप लोगों के पास उस लेवल पर टाइम नहीं है इस सब्जेक्ट में कि हम इतना डिवोट करने के बाद वो लैंग्वेज को गेन करें और एग्जाम को हम प्रेजेंट करें. तो ये एक टॉपिक हमें थोड़ा समझना है और इसके अकॉर्डिंग ध्यान रखिएगा. यहाँ पर टेक्निकल टर्म भी जाना है और हमें बड़े इजी वेज में समझना भी है और प्रिपेयर भी करना है. सिस्टम इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, और सिस्टम अगर आप जानते हैं तो आप आंसर में कहीं डिफिट नहीं करेंगे, क्वेश्चंस में कहीं डिफिट नहीं करेंगे आंसरिंग करने में, और बड़े अच्छे से आप आंसर्स लिख भी पाएंगे. सो सिस्टम इज ऑल्सो रिक्वायर्ड हियर. नाउ इंजरीज, स्पोर्ट्स इंजरीज, क्लासिफिकेशंस, कॉजेस एंड द प्रिवेंशन ऑफ एंड द ट्रीटमेंट. नाउ इंजरीज आई विल एक्सप्लेन सेपरेटली थ्रू द फ्लो चार्ट. स्पोर्ट्स इंजरीज, इंजरीज. व्हाट इज इंजरीज? इंजरीज क्या होती है? इंजरीज चोट लगना जिसे हम बोलते हैं, पर इंजरीज वर्ड को डिफाइन करना, एनी डिस्ट्रक्शंस इन द कंटिन्यूटी ऑफ द टिश्यूज, मसल्स और द लिगामेंट्स इज कॉल्ड द इंजरीज. क्योंकि डिस्ट्रक्शंस इट मींस कंटिन्यूटी ब्रेक होती है, सो दिस टर्म इज नोन एज द इंजरीज. इफ इट इज अक्रॉस ऑन द ग्राउंड, अगर ये ग्राउंड पे हुई है, दिस इज कॉल्ड द स्पोर्ट्स इंजरीज. स्पोर्ट्स इंजरीज को इस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं. माय ओपिनियन अबाउट द इंजरीज, इट इज ऑफ 2 टाइप. ये 2 प्रकार की होती है, ओपन एंड द क्लोज. ओपन जहां ब्लीडिंग होती है, क्लोज जहां इंटरनल ब्लीडिंग होती है. ब्लीडिंग विल नॉट बी सीन इन द upper layer of the skin, so upper, open and the close, but by nature in the syllabus it is of 3 type. ये 3 प्रकार की दी हुई है. सबसे पहला सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज. नंबर 2 दिया हुआ बोन इंजरीज, एंड नंबर 3 इज कॉल्ड द जॉइंट इंजरीज. सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज अगेन ऑफ 2 टाइप. ये 2 प्रकार की है, क्लोज एंड द ओपन. पहले क्लोज पढ़ते हैं फिर इनको ओपन करते हैं. क्लोज इंजरीज एंड द ओपन इंजरीज. क्लोज और ओपन सॉफ्ट टिश्यूज को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज के बारे में एक बात ध्यान रखिएगा कि हमारे सिलेबस में अगर हम देखें तो ओनली द 6 इंजरीज आर गिवन. ये 6 इंजरीज हमें प्रिपेयर करनी है. इन सम बुक्स इट में भी शायद कुछ इंजरीज को नहीं लिखा हुआ है, बट ये ध्यान रखेगा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में इन 6 में से आपके पास आपकी मेमोरी में 6 होनी चाहिए जो सिलेबस में दी हुई है. एडिशनल इंजरीज इफ यू विल राइट इन द एग्जामिनेशन, नो मार्क विल बी गिवन बाय द एग्जामिनर. ओनली दोज व्हिच आर द पार्ट ऑफ द सिलेबस यू विल एक्सप्लेन दीज इंजरीज. ये होना ही चाहिए. इनके अलावा एडिशनल आप कुछ भी लिखे वो आपका अलग से इम्पैक्ट है, आपका इंप्रेशन है, बट अगर इफ इट इज मिसिंग इन द आंसर्स तो यहाँ हम प्रॉब्लम में आ सकते हैं. ये ध्यान रखिएगा. क्लोज इंजरीज एंड द ओपन इंजरीज. क्लोज इंजरीज क्या होती है? ये 3 प्रकार की हैं.
सबसे पहला देखो contusions. Number second is called the strain, and number three is called the sprain. Some word is known for you. You strain in the sprain, you know about it now. But जो हम जानते हैं, can we convert in our answers? हम 3 पेज के आंसर में क्या जो जानते हैं उसे कन्वर्ट कर सकते हैं? Of course not. और मैं वही सिस्टम आपको प्रोवाइड करूंगा कि आप सिंपल सी थिंग्स को ध्यान रखते हुए भी कितना अच्छा आंसर एग्जाम में बना सकते हैं. कहाँ पर मैं ट्रिक और टेक्निक की रिक्वायरमेंट है वो ध्यान रखिएगा. वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, इंग्लिश के वर्ड के साथ में इस सब्जेक्ट की ही बात कर रहा हूं मैं. मेन एग्जामिनेशन में इंग्लिश के साथ में हम हिंदी का वर्ड भी यूज कर सकते हैं. इट मींस अगर हम कोई हिंदी का वर्ड यहाँ इस वर्ड को एक्सप्लेन करने में यूज कर रहे हैं तो ये देखिए, ये हिंदी इज द मदर टंग ऑफ ऑल द एग्जामिनर. सब मदर टंग है, सभी समझते हैं हिंदी को. तो यहाँ पर हम 2 इम्पैक्ट यूज कर रहे हैं. एक तो अगर स्पेलिंग मिस्टेक है बाय द वे, तो हिंदी के वर्ड को लिखते हुए हम लोगों ने इस वर्ड के मीनिंग को यहाँ पर समझा दिया और समझ गए, वही आंसर होता है. ये ध्यान रखिएगा. तो समवेयर यू कैन यूज द हिंदी वर्ड इन द एग्जाम्स. नो नीड टू वरी अबाउट इट. सब्जेक्ट बिल्कुल डिफरेंट है. ये इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स नहीं है. प्रीवियस लाइफ में हम देखते हैं कि टीचर्स उस लेवल पर नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं, पर मैंने देखा है कि हिंदी वर्ड लिखने पर भी वो इम्पैक्ट नेगेटिव में नहीं जाता है. क्योंकि हम इंग्लिश के साथ में हिंदी का वर्ड बीच बीच में यूज कर रहे हैं तो उससे वो इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो जाता है एग्जाम में, और वो उसका नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. कंट्यूजन, स्ट्रेन, द स्पेन, 3 इंजरीज हैं जो क्लोज इंजरीज हैं. इट मीन्स यहाँ पर ब्लीडिंग जो है वो अपर लेयर पर नहीं होती है. ऑल आर द क्लोज इंजरीज. कंट्यूजन्स मैं आपको आम भाषा में सिस्टम को ध्यान रखते हुए 3 पेज का आंसर लिखना, एक सिंगल इंजरीज के बारे में, वही सबसे हमारा मेन पार्ट होगा कि हम उसे प्रिपेयर कर लें और उसी को सिस्टम के अकॉर्डिंग किस तरह से यूज करते हैं. एक इमेज आप बनाते जाइए ताकि आप परफेक्टली इन चीजों को याद कर लें. कंट्यूजन्स क्या होता है? चाबुक या हंटर. अगर आपने देखा हो, चाबुक या हंटर से किसी की स्किन पर मारा जाए तो क्या होगा? एक लाल सा निशान होगा, रेडिश निशान होगा, और कुछ टाइम के बाद में ब्लड क्लॉट होने के बाद में वहां एक ब्लैकिश सा निशान हो जाएगा, जिसे हम शायद आम भाषा में बोलते हैं नील पड़ना. दिस इज द कंट्यूजन्स. अगर अब इमेज एक बार बन गई हमारी इमेज में, अब इसके लिए हम वर्ड सर्च आउट कर सकते हैं. कंट्यूजन क्या होता है? It is a direct blow or the hit applied on the skin. In that conditions, internal tissues will rupture, temperature of the surrounding part will improve, it improve the blood flow. क्योंकि इंटरनली ब्लड का फ्लो हुआ है, टिश्यू विल रप्चर तो ब्लड का फ्लो होगा, ब्लड फ्लो इंटरनली विल बी डन. नाउ टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग पार्ट इंप्रूव, पेन विल बी अकर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल द कलर्स द स्किन इज रेडिश. चूंकि ब्लड रेडिश होगा तो रेडिश होगा स्किन का आसपास सराउंडिंग एरिया. आफ्टर समटाइम्स इट इज ब्लूइश एंड आफ्टर क्लोटिंग ऑफ द ब्लड इट इज कॉल्ड ब्लैकिश. ये हमारा डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर. एक इम्पैक्ट, नील पढ़ना ध्यान रखा तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपने वर्ड्स इस प्रकार से एग्जाम में डिस्क्रिप्शन में यूज करने हैं. डिस्क्रिप्शन की 4 to 5 लाइन कंप्लीट होगी. नंबर सेकंड सीक्वेंस चलते हैं. साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द इंजरीज. व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स? चोट लगी, दर्द होगा तो फर्स्ट सिम्टम सब में कॉमन है, ऑलमोस्ट सब में कॉमन है. पेन विल बी अकर्स. टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग पार्ट विल इंप्रूव, इट इंप्रूव द swelling or the inflammations. Colors of the skin is reddish, bluish and the blackish. यही साइन एंड सिम्टम्स को पॉइंट फॉर्म में लिखा और ये हमारा साइन एंड सिम्टम्स बन जाते हैं. ऑलमोस्ट सभी इंजरीज में कॉमन होंगे तो हम आराम से कॉमन पॉइंटों को यूज करते हुए अपना आंसर बना सकते हैं एग्जाम में. Whereas नंबर थर्ड पार्ट है वो है मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट और द मैनेजमेंट. व्हाट मैनेजमेंट यू विल डन. देखिए क्लोज इंजरीज में हम तीनों ही क्लोज इंजरीज में हम एक थेरेपी यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द राइस थेरेपी और द प्राइस थेरेपी. प्राइस थेरेपी और द राइस थेरेपी. प्राइस में राइस भी इंक्लूड है, सो प्राइस थेरेपी ये इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 वर्ड. 5 वर्ड को कंबाइन करते हुए एक थेरेपी बनाई हुई है. और क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, क्लासिफाइड द वेरियस इंजरीज. क्लासिफिकेशन आप इस फ्लो चार्ट के थ्रू एग्जाम में करें एंड डिस्क्राइब द प्राइस थेरेपी. 2 and 3 मार्क्स का वेटेज देते हुए ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा हुआ है. प्राइस थेरेपी इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 वर्ड. सबसे पहले आप 5 वर्ड प्राइस बीच में सेंटर में लिखिएगा एंड आफ्टर दैट वन बाय वन राइट द डिस्क्रिप्शंस ऑफ दिस पॉइंट. पी मतलब प्रोटेक्शंस. First of all, we will put up the injuries. Descriptions बाद में लिखिएगा. First of all, you just explain the price now. R means rest is given. Rest is given. To the injured part, I means ice.
इस स्टेटमेंट को सिंपल से लैंग्वेज में हम अच्छा लंबा लिख सकते हैं, और इस राइटिंग की स्मार्टनेस ये भी बोलती है कि अगर आपको 4 to 5 पॉइंट में से 2 पॉइंट बड़े अच्छे आते हैं जो एक्सप्लेन कर सकते हैं, जहां आप बहुत ज्यादा डीप में एक्सप्लेन कर सकते हैं, वेयर 1 and 2 पॉइंट ऐसे जो आप थोड़ा कम एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आप इनको एडजस्टमेंट टेक्निक के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। एडजस्टमेंट टेक्निक मैंने बताया था कि एक अच्छा पॉइंट एक्सप्लेन किया, उसके बाद सेकंड फिर अच्छा पॉइंट, फिर थर्ड नंबर वो पॉइंट यूज करो जो कम आता है, बीच में एडजस्ट करो ताकि हम इंप्रेशन एक फ्लो में मार्किंग जो है वो ले सके एग्जामिनर से। क्योंकि यहाँ पर हमें सिस्टमेटिक आंसरिंग करनी है वर्ड्स में। अब यहाँ पर हम इस सेक्शन में स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं जहां लिखने के वर्ड बहुत ज्यादा हमारे बन सकते हैं। किस प्रकार से? At a time of injuries, some frictions will be done in the muscles or tissues now. Frictions होगा तो frictions will improve the temperature of the surrounding part. Temperature जो है वहाँ का बढ़ेगा, it improve the blood flow to the surrounding part. टेम्परेचर बढ़ेगा तो ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, इट इम्प्रूव द स्वेलिंग ऑफ द इन्फ्लामेशंस। अब क्या होता है, नेचुरली टू स्टॉप द स्वेलिंग इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लड फ्लो विल यूज द आइस। आइस क्या होता है, इंस्टेंटली वी विल यूज द आइस। आइस विल reduce the temperature of the surrounding part. If the temperature will reduce, so it decrease the blood flow and the swelling. First 48 hours of the injury will use the ice. Ice को हम use करते हैं directly. Ice will use first 48, and after that other therapies we are using now. So ice treatment we can explain much better now in the examinations. Whereas C मतलब compression. कंप्रेस द इंजर्ड पार्ट, यूज द बैंडेज। हम बैंडेज को यूज करते हैं कंप्रेस करने के लिए। सो कंप्रेशन इज द सी मतलब कंप्रेशन, एंड ई मतलब एलिवेशन। एलिवेटेड रोड, इसी वर्ड से ये एलिवेशन टेक्निक को यूज किया हुआ है। एलिवेशन इट मींस ऑलवेज कीप द इंजर्ड पार्ट इन ऑन अबव प्लेसेस सो दैट द ब्लड फ्लो विल डाउनवर्ड। इट मींस हमेशा इंजर्ड पार्ट को थोड़ा ऊपर रखिए ताकि ब्लड का फ्लो डाउनवर्ड रहेगा, तो वो हीलिंग प्रोसेस में हेल्प मिलेगा और वहां पर स्वेलिंग इंप्रूव नहीं होगी। सो एलिवेशन, एलिवेटेड रोड से ही ये वर्ड लिया हुआ है। ये प्राइस थेरेपी, कभी कभी राइस थेरेपी एग्जाम में आ जाए तो राइस थेरेपी इनमें से ये वर्ड निकालिए और एक्सप्लेन किया, अदरवाइज प्राइस थेरेपी, माइस थेरेपी भी यूज किया हुआ है। सो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, हमें ये इन थेरेपीज को एक्सप्लेन करना है। देखिए 5 मार्क्स में क्वेश्चन जो बना है 2+3, और 3 मार्क्स में जब ये प्राइस थेरेपी एक्सप्लेन किया, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द प्राइस, आफ्टर दैट राइट द दीस 5 वर्ड एंड 1 by 1, आफ्टर दैट एक्सप्लेन इट नाउ। तो इतना आंसर हमारा बढ़ जाता है ये राइटिंग का फॉर्मेट यूज करने से। और आंसर की लेंथ होनी चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था राइटिंग के पार्ट में, उसको यूज करते हुए बड़ा अच्छा आंसर आप लिखें और बनाएं, ताकि लेंथ भी हो, दिखे भी बड़ा अच्छा आंसर, और देखने पे ही समझ में आ जाए कि आपने लिखा क्या है, तो बड़े अच्छा इम्पैक्ट होता है। क्योंकि अल्टीमेटली यू आर हेल्पिंग द एग्जामिनर्स, आप एग्जामिनर्स की हेल्प कर रहे हैं ऐसे आंसर्स को प्रेजेंट करके। सो ये हमें ध्यान रखना है, ये दिस इज कॉल्ड द प्राइस थेरेपी। तो वी कैन यूज द प्राइस थेरेपी इन द क्लोज इंजरीज, ये आपका आंसर बन जाता है। डिस्क्रिप्शन, साइन एंड सिम्टम्स एंड द ट्रीटमेंट और द मैनेजमेंट पार्ट। लेकिन सपोज करो 5 मार्क्स में, आज तक के इतिहास में ऐसा हुआ नहीं, लेकिन अगर हो जाए कि 5 मार्क्स में एक सिंगल टर्म पे क्वेश्चन आ जाए तो आंसर इज नॉट इनफ नाउ। तो हमें यहाँ फिर एक ट्रिक को यूज करना है। 3rd नंबर सेक्शन जो है ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट, तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा वहां पर लेंथ को इंप्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिवेंशन एंड द मैनेजमेंट ऑफ द इंजुरीज। व्हाट आर द प्रिवेंटिंग मेजर्स टू स्टॉप दिस इंजुरीज इन द ग्राउंड, सेपरेटली क्वेश्चन बन सकता है इस पर। प्रिवेंटिंग मेजर्स, हाउ टू स्टॉप द स्पोर्ट्स इंजुरीज ऑन द ग्राउंड। भाई इंजुरीज को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करें आप, तो देखिए बहुत सिंपल है। सबसे पहला पॉइंट बनता है परफॉर्म द वार्मिंग अप। Whenever you will perform the acrobatic on the ground before the acrobatic, you just perform the warming up. It improves the flexibility or the elasticity of the body, so it decreases the chances of injuries. Number 2, always use the technical gears or the equipments while you are playing on the ground. Number 3, use the protection guard or the equipment when you will play on the ground. So while you are playing on the ground, किस प्रकार से helmet, gloves, pads, whatever, so ये use करें तो we can prevent the injuries. Substances abuses, don't intake the alcohol, drugs, tobacco while you are playing on the ground. Control the aggression or the violence. Aggressions और violence को control करें ताकि आप injuries को avoid कर सकें. Proper provisions of the facilities, ground की surface उनका level हो वो इक्वल हो, प्लेन सरफेस हो, ताकि इंजरीज को हम अवॉइड कर सकें। फॉलो द रूल्स एंड द रेगुलेशंस, कितने सारे पॉइंट्स को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जाम में, बड़ा अच्छा आंसर हम रखते हैं। ऑल दे आर द प्रिवेंटिंग मेजर्स टू स्टॉप द स्पोर्ट्स इंजरीज ऑन द ग्राउंड। एडिशनल 5 मार्क्स में क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटीज बन सकता है, सो ये ध्यान रखिएगा। अगर हम प्रिवेंशन एंड द मैनेजमेंट ये यूज करते हुए अपना आंसर लिखें तो हम एक सिंगल टर्म पर भी
5 मार्क्स में आंसर एग्जाम में बना सकते हैं। सिस्टम इज रिक्वायर्ड, सिस्टम यही बोलता है कि डिस्कशन सिम्टम्स इन द मैनेजमेंट, इन 3 सेक्शन में आपका कोई भी पॉइंट एक्सप्लेन करना आना चाहिए, चाहे 3 मार्क्स में चाहे 5 मार्क्स में सिंगल टर्म पे क्वेश्चन हो, हम उसके अकॉर्डिंग वर्ड लिमिट एग्जाम में निकाल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द कंफ्यूजन, आम भाषा में जिसे हम बोलते हैं नील पढ़ना, और उसी से आप अपनी मेमोरीज में इस कंफ्यूजन को लेकर आइए। नाउ सेकेंड एंड द थर्ड, स्ट्रेन द स्पेन, सिमिलरिटीज है, मिले जुले हैं। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन, द कॉमनली नेम ऑफ द स्ट्रेन इज कॉल्ड द मसल्स पुल और द क्रैम्प, पुल और क्रैम्प जिसे हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द स्ट्रेन। इट इज कॉल्ड द मसल्स और टिश्यूज इंजरीज, इट कैन बी अकर एनीवेयर इन द बॉडी, ये बॉडी में कहीं भी हो सकती है, जो कि मसल्स एंड टिश्यूज आर फाउंड एवरीवेयर। Whereas the sprain is called the ligaments injuries, and ligaments are found only in the joints, so this is also called the joint injuries, but joints में ये specified नहीं है, so यहीं पर हम स्टडी करते हैं। स्पेन चूंकि ट्विस्टिंग जिसे हम बोलते हैं, ये ट्विस्ट होते हैं तो लिगामेंट्स विल ट्विस्ट, तो ये जॉइंट्स में ही पॉसिबल है, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द जॉइंट्स इंजुरीज। ये स्प्रेन में डिफरेंस है। स्ट्रेन द स्प्रेन, रिवर्स मत कर दीजिएगा, एग्जाम में गलती ना हो कि स्ट्रेन और स्पेन में हम कंफ्यूज हो और हम लैंग्वेज को ऊपर नीचे यूज करें, नहीं तो हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं। अब अगर 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में इस टर्म पे क्वेश्चन बने तो एडिशनल थिंग्स, इट मे बी शायद बुक में हो ना हो, लेकिन ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल से में आप इस प्रकार से एक्सप्लेन करना। डिपेंड्स ऑन द सीवियरिटी ऑफ द इंजरीज, बोथ आर 3 टाइप्स, ये दोनों ही 3 प्रकार की है, माइल्ड, मॉडरेट एंड द सीवियर स्ट्रेन एंड द स्पेन। माइल्ड मतलब 0 to 40%, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट डिग्री, whereas the 40 to 70% that is called the second degree, ये आपका स्ट्रेन होता है। नंबर 3 वो होता है सीवियर, 70 and above that is called the severe, that is the third degree strain in the spine. Mild and the moderate, we are not required to stop the sports and the games moment, we can play the physical activities. आप देखिए स्कूलिंग लाइफ में छोटी मोटी चोट लगती है तो हम मसाज करते हैं, वी कैन प्ले द फिजिकल एक्टिविटीज, बैंडेज बांध के भी तो पॉसिबल है कि हम खेल सकते हैं, मूव एंटी स्प्रे यूज किया एंड वी कैन प्ले द फिजिकल एक्टिविटीज। इट मींस इन द माइल्ड एंड द मॉडरेट वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू स्टॉप द स्पोर्ट्स एंड द गेम्स मोमेंट, सम प्रिकॉशनरी मेजर वी कैन यूज इट नाउ, एंड आफ्टर दैट वी कैन प्ले द फिजिकल एक्टिविटीज along with the injuries. But in case of the severe, when the 70% of the bone injuries were done on the ground, so in the severe injuries, when the tissues, muscles of the ligaments are ruptured, they can tear in 2 parts. So in that conditions, acute pain will be occurred. The movement is not possible. So in that conditions, we are required to stop the sports and the games activities, and we will go to doctor. Doctor will give the surgery, other treatment in that conditions. ये हमें severe में यूज करना है। ये 3 सिस्टम में डिवाइड किया तो हम इनको बेटरली एक्सप्लेन कर पाएंगे, और यही फर्क होता है कि हम कितना अच्छा आंसर बनाते हैं। ये तभी यूज करना है जब क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा हो, अदरवाइज सिम्टम्स ऊपर से कॉपी किए, कुछ सिम्टम्स कुछ मैनेजमेंट का पार्ट यूज किया और अपना आंसर हम बनाते हैं, बिकॉज symptoms in the management almost are same in these 3 also, these 2 injuries also now. So ये 3 close injuries बड़े इजी वेज में आप क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग इस पूरे सिनेरियो में से अपने वर्ड्स यूज कर सकते हैं। अब ये जनरल थिंग्स हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। अब आप एक बुक की रीडिंग करें, और बुक में, क्योंकि बुक में मेडिकल टर्म के अकॉर्डिंग ये काफ़ी डीपली एक्सप्लेन किए हुए हैं, लैंग्वेज भी काफ़ी टिपिकल हुई है, और हर वर्ड को समझना और डीप में जाकर के वो टाइम की रिक्वायरमेंट है, इसलिए ध्यान रखिएगा, इतना डीप में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं मैनेजमेंट सेक्शन में भी और हम बड़े ईजी वेज में भी इस प्रकार के सिस्टम को यूज करते हुए एक्सप्लेन करें तो अपना आंसर हम बड़ा अच्छा बना पाएंगे। जहां तक 1 मार्क के टर्म में, तो 1 मार्क के टर्म में इनके डिस्क्रिप्शंस पे क्वेश्चन बनेंगे, बहुत डीपली नहीं जाता है ये सब्जेक्ट में भी। सो दीज आर द क्लोज इंजरीज। ओपन इंजरीज, अगर हम ओपन की बात करें, ओपन जहां ब्लीडिंग होती है, सो ओपन इंजरीज अगेन 3 टाइप्स, 3 प्रकार की दी हुई है। First injuries, abrasions. Number 2, lacerations. And number 3 is called the incisions. Abrasions. ABRASION. Abrasions. Suppose you are playing the football and someone will push you on the ground. Naturally, you will fall on the body on the ground. Skin will rupture. This is called the abrasions. जिसे आम भाषा में बोलते हैं छिलना।
It is a direct scraping on the surface. In that conditions, upper layer of the skin will burst or damage. Skin का जो upper layer होती है वही burst या damage होती है. What you will do? Because minor bleeding is minor, capillaries bleeding will be found on the upper part of the injuries, and what you will do by applying some pressure on the upper part of the injuries, we can stop the bleeding of the capillaries. थोड़ा सा pressing किया तो we can stop the bleeding of the capillaries. After that, clean the wounds, use the hot water, Dettol, antiseptic, and after that clean the wounds and use the dressing bandage. So ये हम लाइफ में गिरे हैं, छिले हैं, तो सिस्टम ये बोलता है कि डिस्क्रिप्शन सिम्टम्स इन द मैनेजमेंट, सिम्टम्स मैनेजमेंट को यूज किया तो हम अपना आंसर ये बचते हैं. सो ये छिलना, स्क्रबिंग ऑन द सरफेस, दिस इज कॉल्ड द अबर्शंस. लेसरेशंस वो क्या होता है? कटना, जिसे हम बोलते हैं नाइफ या ब्लेड्स अगर स्किन दो पार्ट में करती है तो दिस इज कॉल्ड द लेसरेशंस. इट इज द कट ऑन द स्किन विल टियर इन अ टू पार्ट, दिस इज कॉल्ड द लेसरेशंस. And sometimes veins can cut it now, veins can damage it and veins can cut it now, because skin के नीचे जो veins होती है अगर नाइफ या ब्लेड से हुआ तो veins can cut it now. जब veins कटेंगे तो क्या होगा? ब्लड का फ्लो फास्ट होगा. इस कंडीशन में हम क्या करते हैं? by applying some pressure on the upper part of the injuries, we can stop the bleeding of the veins, and after that, without moving the injured part, we will go to doctor. Doctor will give the surgery. Surgery other ट्रीटमेंट इन दिस कंडीशंस. इट मींस ये कैपिलरीज ब्लीडिंग पर है तो ये वेन्स ब्लीडिंग पर है, whereas एक और बचता है आर्टरीज. इंसिजन जो है वो आर्टरीज ब्लीडिंग पर बेस्ड है. आर्टरीज आर वेरी डीप इन द बॉडी, आसान नहीं है. इंसिजन्स, डॉक्टर जब आपका ऑपरेशन करते हैं तो इंसीज करते हैं. इंसीज का मतलब कट, सर्जिकल कट ऑन द स्किन. इट इज अ सर्जिकल कट ऑन द स्किन. ये सर्जिकल कट है, कट और कट. ये इट मींस कुछ बॉक्स में ये मर्ज करते हुए रखा हुआ है. ये भी कट है पर ये सर्जिकल कट है. आर्टरीज आर वेरी डीप इन द बॉडी, आसान नहीं है कटना, लेकिन कुछ इवेंट्स ऐसी हैं जहां ये पॉसिबल है. जेवलिन थ्रो आपने देखा है, जेवलिन थ्रो फेंका बाय द वे तो किसी की बॉडी में अंदर अगर चला गया बाय द वे, या कुछ इंजरीज ऐसे होती हैं जो आर्टरीज पर इंपैक्ट कर सकती है, तो वहां आर्टरीज कैन ब्लॉक इट. नाउ आर्टरीज ऐसे कुछ गेम्स है जो हमारी आर्टरीज को भी डैमेज कर सकते हैं अंदर में. ये आर्टरीज ब्लीडिंग में बेस्ड है. आर्टरीज आर वेरी डीप इन द बॉडी, एंड आर्टरीज की ब्लीडिंग में अगर होता है तो इन सम प्लेसेस वी कैन स्टॉप द ब्लीडिंग ऑफ द आर्टरीज, बिकॉज देयर आर द 4 प्रेशर पॉइंट इन द बॉडी where you can apply the pressure directly and you can stop the bleeding of the arteries. क्योंकि हमारी बॉडी में 4 प्रेशर पॉइंट हैं जहां पर आर्टरीज जो है वो नियर टू स्किन है, और इन प्रेशर पॉइंट को, दैट इज कॉल्ड द प्रेशर पॉइंट, और इन प्रेशर पॉइंट पर जब हम प्रेसिंग करते हैं तो वी कैन स्टॉप द ब्लीडिंग ऑफ द आर्टरीज. 2 in the pelvic girdles and 2 in the triceps regions. यहाँ होते हैं जहां पर कि हम हैंड्स और लेग्स में जो आर्टरीज की ब्लीडिंग जो है वो कंप्लीटली रोक सकते हैं. पर चूंकि आर्टरीज की ब्लीडिंग रोकने में पूरी ब्लड में ही ब्लड का सप्लाई ही पूरी ऑर्गन्स में बंद हो जाता है. सो इन दैट कंडीशंस वहां पर क्या होगा? ऑक्सीजन डेप्थ कंडीशंस विल बी क्रिएटेड. सो पूरा बॉडी, पूरा ऑर्गन्स का डैमेज होने का खतरा बन जाता है. सो ये बहुत सावधानी से होती है. बट हम जानते हैं कि इस सब्जेक्ट में डेथ की रिक्वायरमेंट नहीं है. सो लेसेशन एंड द इंसिजन्स अगर आप दोनों को मर्जिंग करते हैं तब भी हमारा काम चलता है. इट मीन्स वहां से कुछ आंसर यहाँ पर कॉपी करते हुए हम अपना काम चला सकते हैं. अब आप देखिए क्वेश्चंस क्या बनता है. 3 बार क्वेश्चंस बन चुके हैं जनरली अभी पिछले 15 ईयर्स में. डिस्क्राइब द सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज. अगर सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज पूछा हुआ है तो ये 6 इंजरीज हमारे सिलेबस का पार्ट है, और 6 इंजरीज को इस चार्ट फ्लो में हम लोगों ने प्रेजेंट किया. लेकिन आप 5 मार्क्स के एक मेजर क्वेश्चन में ये 6 इंजरीज को जब लिखना है तो एक का वेटेज क्या होता है? 1 मार्क्स से भी कम का होता है. और 1 मार्क्स में अगर आप सिस्टम को यूज करते हुए लिखें तो आपका आंसर कहाँ जाएगा? कि आपके पास एक ही क्वेश्चन है, पर चूंकि हमें इंप्रेस भी करना है एग्जामिनर को, तो हमारा आंसरिंग का जो पैटर्न और सिस्टम होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, और हम लिखेंगे पूरा ही, लेकिन किस प्रकार से? स्मार्ट वे ऑफ राइटिंग को यूज करेंगे. क्लोज इंजरीज, तीनों को 3-3 लाइन में, 2-2 लाइन में डिस्क्राइब किया. 2 and 3 लाइन्स वी कैन डिस्क्राइब दीज टर्म्स इन द एग्जाम्स. एंड आफ्टर दैट कॉमन सिम्टम्स ऑफ द क्लोज इंजरीज ऑन द कॉमन मैनेजमेंट ऑफ द क्लोज इंजरीज. उसमें चूंकि ये कॉमन है, सो इनके सिम्टम्स एंड द मैनेजमेंट को कॉमनली हम लोगों ने लिखते हुए देखिए क्या स्मार्टनेस यूज की है कि पूरे इतने लंबे आंसर्स को हम लोगों ने बहुत छोटे में शिंक कर दिया, और हम लोगों ने एक पूरा विजन जो है उस आंसर्स में यूज कर लिया. और यही आंसरिंग करने के तरीके होते हैं जो हम एग्जाम से इंप्रेशन दिलवाते हैं. इसी प्रकार से ओपन में भी तीनों में है. सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट को अलग से सेपरेटली क्लोज इंजरीज के नाम से लिखे, तो हम पूरे कंप्लीट इतना लंबा सेक्शंस को बहुत लिमिटेड वर्ड्स में शिंक करते हुए एग्जाम में प्रेजेंट करें. तो ये होता है आंसरिंग का मेथड जो हमें यूज करना है इन केस अगर ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा हुआ है.
दिस इज कॉल्ड द सॉफ्ट टिश्यूज। ध्यान रखिएगा, छिलना होता है, ये कटना है, ये सर्जिकल कट है। इट इज अ कट ऑन द स्किन, सर्जिकल कट। ये वाला इंसिजन्स, दीज आर द इंजरीज इन आवर सिलेबस। ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। आफ्टर दैट अब चलते हैं बोन इंजरीज में। बोन इंजरीज, फ्रैक्चर्स, एक ही इंजरी थी, फ्रैक्चर्स। The bone will break into two or more pieces. The bone will break into two or more pieces. This is called the fractures. Some types of the fractures are given. Fractures के ये 6 टाइप हमारे सिलेबस का पार्ट है। स्ट्रेस फ्रैक्चर्स, रिजिस्टिव फ्रैक्चर्स, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर्स, ट्रांसवर्स, ऑब्लिक एंड द इम्पैक्टेड फ्रैक्चर्स। सबसे पहले लेते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर्स। स्ट्रेस का मतलब फोर्स, फोर्स विल अप्लाई ऑन द बॉडी। देखिए 42.195 किलोमीटर इज द लॉन्गेस्ट मैराथन रेस। स्टेमिना सपोज करो आप में इतनी नहीं है और आपने ये इवेंट में पार्टिसिपेट किया हुआ है और स्टेमिना नहीं है, आफ्टर द 10 और द 20 किलोमीटर बॉडी में क्या होगा कि फोर्स विल बी अप्लाइड, स्ट्रेस बनेगा, क्योंकि वो एक्सेस बर्डन जो आपकी बॉडी में बन रहा है वो स्ट्रेस क्रिएट करेगा और फोर्स अप्लाइड होगा आपकी बॉडी में, बोन्स के ऊपर में। तो स्ट्रेस विल अप्लाई, देन इन दैट कंडीशंस द स्ट्रेस फ्रैक्चर्स कैन बी अकर्स। लॉन्गेस्ट बोन्स होती हैं उन्हीं में ये फ्रैक्चर्स अकर होता है ड्यू टू द high pressures or the stress will apply on the bones. The longest bone of the body can break it now, so this is called the stress fractures. ये stress के कारण से possible है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर्स, ये क्या होता है? द ग्रीन स्टिक देखिए आप लोगों ने, एक ग्रीन स्टिक जो जिसे आप मोल्ड करें तो मुड़ जाएगी, क्योंकि ये ग्रीन है, बड़ी सॉफ्ट है। Whereas the hard stick, if you mold it now, it will not mold it now, it will break it now. वो टूट जाएगी पर मुड़ेगी नहीं। वैसे ही एक बोन होती है बच्चों में, वो है क्लेविकल बोन इन द चिल्ड्रंस। क्लेविकल बोन चिल्ड्रंस की आप देखिए, ये वाली बोन्स बड़ी सॉफ्ट होती है, ये ऑलरेडी सॉफ्ट होती है और बच्चों में तो ऐसी बोन्स बहुत सॉफ्ट होती है। सपोज करो आपने किसी बच्चे को लिफ्ट किया, ट्विस्ट किया, तो द प्रेशर्स विल अप्लाई, क्योंकि इसका शेप जो होता है वो हल्का सा आर्क शेप होता है इस प्रकार से। एंड इफ यू विल अप्लाई द प्रेशर इन दीज टू एजेस, अगर आपने इनर पार्ट में अप्लाई किया तो क्या होगा? बोन विल नॉट ब्रेक, क्योंकि ये मुड़ जाएगी पर टूटेगी नहीं। लेकिन यहाँ क्या होगा? मिडिल पार्ट में ये प्रेशर्स विल अप्लाई होगा, सो क्रैक इज फाउंड इन द मिडिल पार्ट। सो दिस टर्म इज नोन एज ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर्स। ओनली इन अ clavicle bone of the children's the fractures can be occurred, so green stick fractures. This one, comminuted fractures, the bone will break in 3 or the more pieces, 3 4 5 अगर more pieces में bone break होती है तो this is called the comminuted fractures. Transverse fractures, the shaft of the bone is broken, अगर shaft बीच में से break हो गई है तो this term is known as transverse fractures. Oblique fractures, the bone will break in an oblique shape. Oblique shape में किस प्रकार से? Suppose this is the bone, you can make diagrams. ये अगर ऑब्लिक शेप में ये बोन ब्रेक हो रही है तो दिस इज कॉल्ड द ऑब्लिक फ्रैक्चर्स. इम्पैक्टेड फ्रैक्चर्स, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर्स किस प्रकार से समझ सकते हैं? स्कूलिंग के दौरान लॉन्ग जंप, अगर आपने देखा हो, लॉन्ग जंप में पार्टिसिपेट किया हो, सपोज करो आप रनिंग करते हुए आते हैं और जब जंपिंग करते हैं ग्राउंड सरफेस से एयर में स्विंग करते हैं, आफ्टर दैट यू विल लैंड इट नाउ ऑन द ग्राउंड. जब लैंड हो रहे हैं तो क्या हो रहा है? सामने सैंडस्टोन है, सैंड है, तो उस सैंड पिट पर जब आप लैंड हो रहे हैं तो देखिए जब लैंड हो रहे हैं तो आपका फोर्स नीचे की ओर, जब आप टकरा रहे हैं जमीन से तो क्या हो रहा है? वहां से एक फोर्स ऊपर की ओर, क्योंकि न्यूटन्स में लिखा हुआ है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन का रिएक्शन, जब आप टकराएंगे तो आपका फोर्स नीचे की ओर और नीचे से एक फोर्स ऊपर की जनरेट होगा, एक्शन का रिएक्शन होगा. लेकिन सपोज करो सैंड पर चूंकि फोर्स कंज्यूम होता है तो यहाँ पर जल्द इतना नहीं आएगा. लेकिन सपोज करो किसी हार्ड स्टोन पर या कहीं पर भी अगर आप जंप कर जाए तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है? नीचे से फोर्स हार्ड स्ट्रकिंग से बहुत ज्यादा होगा और आपका फोर्स कम है तो क्या होगा? द बोन्स में ड्रिवन इनटू द अनदर. बोन्स क्या होंगी? एक दूसरे में घुस जाएंगी. पूरी बॉडी में ये एक ही जगह पॉसिबल है, वो है वर्टिब्रा सेक्शंस. वर्टिब्रा सेक्शन चूंकि ये वर्टिब्रास ऐसे ही फ्लेक्सिबल होते हैं, अगर आपकी बॉडी में जर्क आता है बाय द वे तो क्या होगा? जंपिंग के दौरान ये वर्टिब्रास आपस में एक दूसरे में घुस जाएंगे. द बोन्स में ड्रिवन इनटू द अनदर, दिस इज कॉल्ड द इम्पैक्टेड. जो कि इम्पैक्ट हो रहा है आपकी बॉडी में नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर. सो ये इम्पैक्ट जो होगा, जिसकी पावर ज्यादा होगी वही होगा आपकी बॉडी में, ये इम्पैक्ट से ये नुकसान होगा. सो दीज आर द 6 टाइप्स. ये 6 टाइप का क्वेश्चंस 1 मार्क्स में बनने की प्रोबेबिलिटीज हैं और ये 6 टाइप्स में अच्छे से ध्यान रखना है. ओनली द 6 टाइप्स दे आर इन द
part of the syllabus. Simple fractures, compound fractures, multiple fractures are in the, but all these are the out of syllabus. ये 6 mention किए हुए हैं. This is the bone injuries type के बाद चलते हैं bone injury के treatment in the management part के ऊपर में. Bone injuries, what you will do? Bones अगर injury treatment what you will do in case of the bone injuries? Support the injured part. Use the cardboard, hardboard, exam board, blackboard, whatever the board, you will just use it now to support the injured part. And after that, without moving the injured part, we will go to doctor. Doctor will give the treatment. Plaster bandage करना उनका काम है. बीच में ग्लूकोज पिलाना, simple attitude towards the injured persons. Don't pressurize the persons. इन सबको यूज करते हुए अगर आप एक्सप्लेन करें तो आपका सिम्टम्स का काफी सारा बेस बन जाता है. सो ये एक जनरल ओपिनियन है इंजरीज के बारे में. सिस्टम यही बोलता है कि डिस्क्रिप्शन सिम्टम्स इन द मैनेजमेंट को यूज करते हुए अपना आंसर. अब यहाँ से जितने वर्ड्स आप बना सकते हैं आप बनाइए, और चूंकि लाइफ में देखा है हम लोगों ने ये सभी इंजरीज को, सो उनके अकॉर्डिंग वर्ड्स बनाइए और फिर बुक को पढ़िए और देखिए कितना अच्छा आंसर हम एग्जाम में बहुत जनरल सी थिंग्स को यूज करते हुए बना सकते हैं. Whereas the joint injuries, dislocations is one of the joint injuries. Joint dislocations क्या होती है? The joints move in a horizontal positions. अगर joints अपनी position से movement कर जाता है तो वो क्या होता है? Dislocation. This is called a dislocations. Don't try to move the injured part. You support the injured part. Use the hardboard, cardboard, and the cloth, whatever. So, and after that, without moving the injured part, we'll go to doctor. Doctor will give the treatment. It means maximum words we can transfer here from there. And we can make the answers. This is for the joint injuries. ये आप देखिए ये 3 सेक्शंस को हम लोगों ने पढ़ा, और लाइफ में स्कूलिंग के दौरान सोशल लाइफ में बहुत से पार्ट हम लोगों ने अपनी लाइफ में देखे हुए हैं. कुछ इंजरीज हमें हुई हैं, हमें मालूम है, तो सिस्टम यही बोलता है कि 3 सेक्शंस में हमें आंसरिंग करना है. डिस्क्रिप्शन, सिम्टम्स एंड द मैनेजमेंट. एंड जो आपको एक इमेज बनाइए टॉपिक की, उस इमेज को ध्यान रखते हुए अगर आप सिस्टम को के अकॉर्डिंग आंसर लिखिए तो काफी सारा आंसर हम खुद बना सकते हैं. और उसके बाद रीडिंग सेक्शन से अपना आंसर बनाइए, रीडिंग सेक्शंस में जाइए और एक बार बुक को रीड करते हुए अपना आंसर्स के वो सारे कंटेंट्स और पॉइंट्स को एग्जाम में लिख सकते हैं. 1 मार्क की टर्म के अकॉर्डिंग ये सब कुछ याद होना चाहिए, इनके मीनिंग्स व्हाटएवर, सो ये सब कुछ याद होना चाहिए. ये दिस इज कॉल्ड द इंजरी सेक्शंस. ये तरीका हेल्प करता है आपका डेप्थ को या लेंथ को कम करके एग्जामिनेशन ओरिएंटेड मार्क्स जो हम यूज करते हैं एग्जामिनेशन जो ओरिएंटेड प्रिपरेशंस करवाने में. सो दिस इज द 4th नंबर टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. वन मोर टॉपिक इज गिवन, वो है फर्स्ट एड, एम एंड द ऑब्जेक्टिव्स. फर्स्ट एड कहता है फर्स्ट एड इज द प्राइमरी हेल्प टू द विक्टिम्स बिफोर अराइवल ऑफ द डॉक्टर्स. डॉक्टर के पहुंचने के पहले जो एड हम प्रोवाइड करते हैं, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट एड. सिंपल से में डिफाइन किया, वी नो द फर्स्ट एड. नाउ एम एक होता है एंड द ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो सकते हैं. सो एम क्या है? द मेन ऑफ द फर्स्ट एड इज ट्राई टू सेव द प्रीशियस लाइफ ऑफ द इंजरीज और द वॉन्टेड पर्सन्स और विक्टिम्स. इट मींस प्रिजर्व द लाइफ, सेव द लाइफ इज द एम ऑफ द फर्स्ट एड. एम एक है, ऑब्जेक्ट अनेक है. 3P फॉर्मूला इज देयर. प्रिजर्व द लाइफ, alleviate the pain and the suffering, prevent the conditions from worsening, bad conditions की worsening से prevent करता है, promote recovery and procure early medical aid. 3P formula, preserve, prevent and the promote. ये 3P formulas generally हम use करते हैं objectives में, इनको ध्यान रखिएगा. 3 मार्क्स में इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा हुआ है. सिंपल क्वेश्चंस हैं एंड एक सिंपल रीडिंग से भी हम ध्यान रखते हुए इन 3P फॉर्मूला को, 3P फॉर्मूला जनरली एग्जाम में बन जाता है, पूछते भी हैं. सो ये दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट एड. सो अगर आप चैप्टर को देखें तो ये चैप्टर बहुत सिंपल ही है, कोई टिपिकल नहीं है. एक समझ की जरूरत है. जो टिपिकलनेस था इंजरी सेक्शंस में वो हम लोगों ने बड़ी इजी में कन्वर्ट किए और इजी थिंग्स को यूज करते हुए एग्जाम में आंसर सिस्टमेटिक वे में हम किस प्रकार से बना सकते हैं वो एफर्ट्स किए. सो क्लासरूम के एफर्ट्स को हम जब हम बुक में चेक करते हैं, बुक में देखें तो बड़ा इजी कन्वर्ट हो जाता है और सिस्टम के अकॉर्डिंग आप बड़े अच्छे से आंसरिंग कर सकते हैं इस चैप्टर में भी. बट बी फोकस, जो आपको टर्म मैंने बताई है एडिशनल 1 मार्क्स के लिए, उनको सेपरेटली प्रिपेयर करना, इनकी डेप्थ को ध्यान रखिएगा क्योंकि बुक्स में कंटेंट्स दिए हुए हैं. वॉल्यूम पैरामीटर्स इज आल्सो गिवन नाउ, उनको भी ध्यान रखना क्योंकि इन पर क्वेश्चंस एमसीक्यू में बनने की प्रोबेबिलिटीज हो जाती है. सो दिस इज द चैप्टर नंबर 7. These steps will help you to prepare the chapter